जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। और यहां पर बेटा मूलानुपाती सूत्र के एक स्पेशल किस्म के सवाल की हम बात करेंगे, यानी कि एक स्पेशल वैरायटी के सवाल है जो आपको नीट या जेडबलई मेंस के पेपर में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। लेकिन बच्चों बोर्ड में कोई खास ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हां, सेम टॉपिक आप लोग जब कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं और वहां पर जब बेटा आप कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण या मात्रात्मक विश्लेषण पढ़ते, वहां पर यह सेम टॉपिक फिर से मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक वहां रिलेट करेगा और साथ में अपने बेटा जेडब्ल्यू मेंस में ये टॉपिक, चाहे वहां से मानो आप चाहे यहां से, सवाल तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। हां, वहां भी हम दोबारा ये टॉपिक जरूर पढ़ेंगे फिलहाल बेटा, लेकिन यहां पर आप ध्यान से समझिए, पूरे लेक्चर को कवर करिए। गारंटी दे रहा हूं इससे कोई भी सवाल आएगा तो आप चुटकी बजाते से ही करके आओगे। सबसे पहले बेटा यहां पर जो हेडिंग डली हुई वो क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक के दहन से मूल अनुपाती सूत्र की गणना। यानी कि बेटा मुझे पता रहेगा, सवाल में सवाल बोलेगा कि मेरे पास एक कार्बनिक यौगिक है, उसके दहन से इतने इतने ग्राम, मान लो बेटा x ग्राम CO2 प्राप्त हो रहा है और y ग्राम H2O प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र बताइए। तो बेटा हम क्या करेंगे, कैसे सवाल को करेंगे, इसमें है एक खास ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पता है तब तो ये सवाल आप बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन बेटा अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तब तो फिर आप दिन भर बैठे रहो, सवाल नहीं बनने वाला है। तो चलिए वो ट्रिक कैसे बनती है पहले तो हम वो समझेंगे, फिर बेटा दो सूत्र आएंगे उनको आप रट लेंगे और उस पे आप कितने भी सवाल फिर बड़े आराम से कर पाएंगे। तो यहां पर बच्चों मेरे पास होगा हमेशा सवाल में कोई कार्बनिक यौगिक। अब बच्चों कार्बनिक यौगिक जब होगा तो इसमें दो केस हो सकते हैं कि आपके पास कोई या तो हाइड्रोकार्बन हो बेटा या तो उसका कोई व्युत्पन्न हो। अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो इस कार्बनिक यौगिक में केवल C होगा, यानी कार्बन होगा बेटा, तथा हाइड्रोजन होगा। अगर मान लो ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न रहा तो इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और साथ में बच्चों क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ध्यान रखें कोई भी कार्बनिक यौगिक है, हो सकता है उसमें C और H बस हो बेटा, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन हो, जैसे मेथेन हो, एथेन हो, पेंटेन हो, ब्यूटेन हो, या बेटा एथीन हो, एथाइन हो, कोई भी यौगिक हो सकता है। अगर कोई उसका व्युत्पन्न है, जैसे अल्कोहल दे दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे, कीटोन, एल्डिहाइड, कोई व्युत्पन्न दे दे, तो बेटा पक्की बात है उसमें CH और साथ में O होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस कार्बनिक यौगिक की बात हम सवाल में कर रहे होंगे, हो सकता है उसमें C और H अकेले हो बेटा, ऑक्सीजन ना हो, या हो सकता है कि ऑक्सीजन हो। अब कैसे हम पता करेंगे कि ऑक्सीजन है या नहीं है, यह भी हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका दहन कर रहे हैं बेटा, दहन मतलब जलाना, ठीक है ना? जलाना, कोई भी चीज जलती है बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब भी आप दहन के लिए समीकरण लिखोगे तो आप किससे अभिक्रिया कराओगे? O2 से। और जब जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन होगा बेटा तो उत्पाद तो आपको परमानेंट है कि CO2 गैस मिलेगी, बिल्कुल बेटा हमेशा मिलेगी, और साथ में जल बनेगा। और क्योंकि साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी और जल जो है वो द्रव अवस्था में ना मिलकर बेटा इसकी वाष्प के रूप में मिलेगा। क्योंकि जब भी दहन होगा बेटा, दहन में ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी। वैसे भी आपको पता ही होगा कि दहन हमेशा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब दहन कराना मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कि कैसे इस तरीके के सवालों को हम करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन के कुछ X परमाणु है, मुझे नहीं पता बेटा कितने हैं, कुछ X परमाणु है। मान लिया मैंने हाइड्रोजन के Y है और ऑक्सीजन के Z है। अब ये ऑक्सीजन के जो Z परमाणु कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी, ये तो बेटा सवाल में ही सिखा पाऊंगा मैं आपको कि कब ऑक्सीजन होगा और कब नहीं होगा। साथ में हम O2 से अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब बेटा हम इस कार्बनिक यौगिक का दहन कर रहे हैं और दहन से हमें क्या प्राप्त होगा? मैंने आपको बता चुका हूं बच्चों की CO2 गैस प्राप्त होगी और साथ में मेरे बच्चों आपको H2O यानी जल की वाष्प प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं संतुलित। देखिए कार्बन के यहां कितने परमाणु है? X, तो यहां भी मैं कार्बन के कितने परमाणु बोलूंगा? X। इसके लिए मैंने X लगा दिया बेटा।
हाइड्रोजन देखो Y है, हाइड्रोजन इधर कितना है बच्चों Y, वहां भी हाइड्रोजन Y चाहिए सर, यहां फिलहाल 2 है, तो बेटा Y लगा के देख क्या बराबर हो जाएगा। देख यहां Y है, यहां पर तो सर 2 गुणित Y मतलब 2Y हो जाएगा, यहां Y है वहां 2Y है, तो बेटा वहां 2 हटाना है मतलब 2 का भाग दे दे, तो इसको लगा तू Y/2। अब हमने मान लिया कि यहां पर कुछ n लगाने पर यह समीकरण संतुलित हो जाता है। ऑक्सीजन की संख्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखते चलो अभी, है ना, सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। अब ये n निकालना है मुझे सर, तो बेटा मैंने मान लिया कि n लगाने पर समीकरण संतुलित हो जाता है, तो अगर हो जाता है मतलब ऑक्सीजन के जितने परमाणु इधर होंगे उतने ही उधर होना चाहिए। इधर कितने हैं O इंटू जेड, मतलब कि बेटा जेड तो ये वाले हैं धन, 2 गुणित n मतलब 2n ये वाले हैं बराबर, उस साइड कितने बेटा, उस साइड है 2 गुणित x मतलब कि 2x धन y/2 गुणित 1 यानी कि बच्चों कितना y/2। अब यहां से क्या आएगा, z को उस साइड ऋण में ले जाओ, मुझे तो n का मान चाहिए है, तो 2x धन y/2 और बेटा z चला गया ऋण में, ठीक है। और बड़े प्यार से बड़े आराम से अब मैं यहां से क्या निकाल दूंगा बच्चों n, ये 2 बटे में जाएगा, हर एक के अलग अलग ले जा रहा हूं, देखो 2x/2, 2x/2 मतलब कि x हो गया धन y/2 और 2 और चला गया बटे में बेटा, 2 दूनी हो गया कितना 4 ऋण z के बटे में भी 2 चला गया, कुल मिलाकर के ये आ गया मेरे पास n का मान। और जब बच्चों अब मेरे पास n का मान आ चुका है, तो यहां पर मैं समीकरण को अब और अच्छे से सिस्टमैटिक रूप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पर, यौगिक का सूत्र हमने क्या माना था बच्चों, CxHyOZ, किससे अभिक्रिया करा रहा है, O2 से, NO2, N की जगह रखा मैंने x धन y/4 ऋण z/2 O2। देखो आप बिल्कुल टेंशन मतलब सवालों में ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये एक बार सीख लो, सूत्र आ जाए, याद कर लो, खेल खत्म, पैसा आ जाए, है ना। और इससे बच्चों बन क्या रहा है, तो बन रहा है इससे CO2 और H2O, कितना बेटा x मोल बन रहा है CO2 और साथ ही साथ y मोल बन रहा है क्या, H2O, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लिया किसी भी कार्बनिक यौगिक के दहन का। अब बच्चों इसमें कुछ बातें अपन देखते हैं, इसमें बताओ यहां पर इस यौगिक में कार्बन के मोल कितने बेटा, कार्बन के मोल, तो बड़े आराम से कोई भी बता देगा कि सर इस पूरे में कार्बन के मोल है x, ठीक है। कितने मोल है बेटा कार्बन के, x मोल है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहे हैं। CO2 के मोल बताओ बेटा, बता देंगे अपन, CO2 के मोल मतलब बेटा जो संतुलित करने के लिए सामने जो संख्या हमने लगाए वही मोल को दिखाता है, संतुलित करने के लिए सामने लगा है x, तो यानी CO2 के मोल भी कितने हैं बेटा x। तो यहां से कुछ शिक्षा प्राप्त होती है क्या बच्चों, हमें बिल्कुल प्राप्त होती है कि जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही मोल CO2 के। और ये हो गया बेटा आपके लिए एक सूत्र जो आप बड़े आराम से कर लेंगे याद। क्या बनता है बेटा अपना सूत्र, कार्बन के मोल, कार्बन के मोल बराबर किसके मोल बेटा, CO2 के मोल। कार्बन के मोल बराबर क्या आ गया बच्चों, CO2 के मोल। सूत्र क्रमांक 1 जो आपको कर लेना है क्या, याद। अच्छा सूत्र है बेटा, याद कर ले, कार्बन के मोल बराबर CO2 के मोल। चलिए साइड में आते हैं अपन, यहां हाइड्रोजन के मोल बताइए कितने हैं, H के मोल है बेटा यहां पर Y, और जबकि यहां पर H2O के मोल कितने हैं, H2O, सॉरी बेटा यहां था Y/2 है ना, Y/2 था। H2O के मोल है बच्चों Y/2, ठीक है। ये देखिए Y/2 था, वो Y लिख दिया था मैंने, है ना, Y/2 आ रहा था। तो अब यहां से क्या शिक्षा प्राप्त मिलती है, यह बेटा काश मैं 2 का गुणा इस साइड करके देखूं, अगर इस साइड कर रहा हूं तो पक्की बात इस साइड भी करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, Y मोल आ जाएंगे, तो यानी हाइड्रोजन के मोल Y है और 2 गुणित H2O के मोल का मान भी Y है। तो इससे बेटा हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है,
बड़े आराम से हम बोल देंगे कि सर हाइड्रोजन के मोल बराबर, हाइड्रोजन के मोल बराबर 2 गुणित H2O के मोल, 2 गुणित H2O के मोल। सूत्र क्रमांक 2 जो आपको बेटा हर हाल में क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये दो सूत्र आप याद कर लीजिए। बिल्कुल यकीन मानिए कि अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको मूलानुपाती सूत्र का सवाल आए या बेटा आप ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हैं प्रतिशत संगठन पूछता है उस टाइप का सवाल आए, तो बिल्कुल बड़े आराम से आप इन दो सूत्रों से कर लोगे। हाँ, लेकिन बेटा हमने तो कार्बन और हाइड्रोजन बस निकाले, मूलानुपाती सूत्र के लिए सर मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए रहेगी, तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे बेटा, ये तो मैं थ्योरेटिकली नहीं बता सकता आपको, इसके लिए हमें कुछ सवाल ही करने होंगे। तो चलिए एक सवाल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ऑक्सीजन निकालते हैं, पता करते हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं है। साफ साफ सवाल बोल रहा आपसे, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका 3 ग्राम है बेटा, यहां पर क्या है आपके पास, कार्बनिक यौगिक, और कितना दिया है बच्चों ये आपको, 3 ग्राम। इसका दहन आप करते हो, दहन O2 की पर्याप्त मात्रा में करने पर CO2 मिलता है बेटा, CO2 मिलता है आपको 4.4 ग्राम। साथ में बच्चों H2O आपको मिलता है 1.8 ग्राम। ठीक है, CO2 दे रहा है 4.4 ग्राम और ऑक्सीजन दे रहा है बेटा कितना, सॉरी जल दे रहा है 1.8 ग्राम, और बोल रहा है बेटा साफ साफ कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए। बता देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए देखते कैसे। सबसे पहला सूत्र आपने याद क्या किए बेटा, याद करो, कार्बन के मोल। कैसे निकालेंगे सर अपन कार्बन के मोल, तो बच्चों कार्बन के मोल बराबर होगा CO2 के मोल। अब CO2 के मोल निकालना है बेटा आपको, CO2 का भार दिया है, इससे मोल निकालना है। ठीक है, CO2 का भार कितना दिया है बेटा, 4.4 ग्राम, बटे इसका अणुभार निकाल लो बेटा। हमने पढ़ा है मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे अणुभार, दिया हुआ भार 4.4 है, अणुभार C का देखो 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 12 होगा मेरे प्यारे बच्चों 44, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। ये आ गया बेटा आपके पास कार्बन का मोल। ठीक है, बढ़िया है। अब ऐसे ही हम निकालना चाहते हैं किसके, हाइड्रोजन के मोल। निकाल लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन के मोल बराबर क्या होता है, 2 गुणित H2O के मोल। तो बच्चों H2O के मोल निकालना है आपको, तो 2 गुणित H2O का भार कितना है 1.8 बटे अणुभार H2O का आएगा बेटा 18, तो ये हो जाएगा कट के 18 एकम 18, 0.1, मतलब बच्चों ये आ जाएगा 0.2 मोल। क्या इतनी बात में आपको कोई दिक्कत, कार्बन के मोल आ गए, हाइड्रोजन के मोल आ गए। अगर बेटा ऑक्सीजन नहीं होता, कंफर्म मुझे पता है कि कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरा काम यही खत्म हो रहा था। कैसे, कि मैं कार्बन और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या का सरलतम अनुपात निकाल दूं, वही तो मूलानुपाती सूत्र है। तो मोलों की संख्या का अनुपात ही तो निकालना है मुझे, लेकिन नहीं बेटा, अभी हमें ऑक्सीजन भी चेक करना है। तो देखो कार्बन के मोल, अब थोड़ा सा ऑक्सीजन चेक करने के लिए साइड में चलते हैं अपन, है ना। कार्बन के मोल कितने हैं बेटा, 0.1 मोल, मतलब कार्बन का भार कितना होगा बेटा, कार्बन का भार। याद करो मोल से भार कैसे निकालते हैं बेटा अपन, मोल से भार निकालने के लिए मोल में गुणा करते हैं परमाणु भार का। तो मोल कितना है 0.1 और कार्बन का परमाणु भार है 12, यानी कि 1.2 ग्राम। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन कितना है तेरे पास, 0.2 मोल, और इससे बच्चों हाइड्रोजन का भार आप निकाल के देखो, कैसे निकालोगे, मोल गुणित परमाणु भार। मोल कितना है बेटा 0.2 गुणित मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि 0.2 ग्राम। तो टोटल करके देखो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल 1.4 ग्राम है, जबकि यौगिक कितना दिया था आपको, कार्बनिक यौगिक बेटा 3 ग्राम था, 3 ग्राम था, उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन मिलके इतना तो हुआ ही है, मतलब बाकी का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां साइड में हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन का भार। कैसे निकालेंगे, अगर बेटा देखो ये 3 आ जाता जोड़ने में, 3 दिया था सवाल में कार्बनिक यौगिक, और ये जोड़ने में 3 आ जाता, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन बस ऑक्सीजन नहीं है,
चेक हो जाता तुरंत, फिर हम मूलानुपाती सूत्र चटाक से निकाल देते। लेकिन बेटा फिलहाल ऑक्सीजन का भार चाहिए होगा, कुल भार है 3, उसमें से घटाए बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को मिला जुला के तो आ गया 1.6 ग्राम। और क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का भार है 1.6 ग्राम, तो यहां से बेटा हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के मोल। तो देखिए ऑक्सीजन के मोल की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये तो हमें तुरंत चेक करना पड़ेगा। दिया हुआ भार मतलब ऑक्सीजन का भार कितना है 1.6 बटे अणुभार इसका होता है, सॉरी बेटा परमाणु भार होता है 16, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब बच्चों अगर आपको मूलानुपाती सूत्र चाहिए तो मोल का क्या निकालना पड़ता है, अनुपात। मोल देखो कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का अनुपात कितना आता है। कार्बन के मोल है बच्चों 0.1, हाइड्रोजन के हैं 0.2 और ऑक्सीजन के हैं 0.1। 10 से गुणा कर लो सब में, 1:2:1। और बच्चों यहां से हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, C1H2O मतलब CH2O, और यही होगा बेटा हमारा क्या उत्तर। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस सवाल में ऑक्सीजन निकालते हैं और उसके मोल निकालते हैं। अगर बेटा यहां पर ये दोनों मिलके 3 ग्राम आ जाते और कार्बनिक यौगिक भी 3 ग्राम दिया था, फिर ऑक्सीजन हम समझ जाते कि नहीं है। चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल है बेटा हमारे पास। सवाल क्या है, एक वेल्डिंग ईंधन गैस में कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है बेटा, इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन में जलाए, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब कि कोई हाइड्रोकार्बन है, और इसको क्या करे बेटा अपन ने ऑक्सीजन के साथ जलाए तो कितना CO2 मिला, हम बोल देंगे, हम बड़े आराम से बोल देंगे बेटा कि 3.38 ग्राम CO2, और मेरे बच्चों जल मिला इतना। और साथ में बोल रहा है यदि एसटीपी पर इस गैस के 10 लीटर आयतन का भार कितना है 11.6 ग्राम, तो निम्न ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, पहले अणुभार ज्ञात करना है कि उस गैस का अणुभार क्या है, फिर दूसरे नंबर में निकालना है मूलानुपाती सूत्र, और आखिरी में निकालना अणु सूत्र। देखिए ऐसे सवाल अगर आते हैं, सवाल कठिन नहीं है, दो काम बहुत अच्छे से कर दें। पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ना, एक बार में समझना है, दोबारा पढ़ना है, तब तक सवाल पढ़ना पड़ेगा जब तक समझ में ना जाए। हाँ एक बार लेकिन आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे बेटा तो फिर तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहेगी कि एक बार में ही आपको सवाल समझ में भी आ जाएगा और आप सीधे सीधे फिर आगे करते चले जाएंगे। तो साफ साफ बोल रहा है केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसके नमूने की कुछ मात्रा को हमने इतने ग्राम ग्राम में CO2 और जल हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बेटा ये दे रहा है कि इस गैस के एसटीपी पर, है ना, साफ साफ लिखा है एसटीपी पर, एसटीपी पर क्या बोल रहा है, गैस के कितने लीटर बेटा, 10 लीटर का आयतन, 10 लीटर का आयतन आपको दे रखा है बच्चों, कितना है 11.6 ग्राम, ये दे रखा है। तो 10 लीटर का आयतन पता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि गैस के एक मोल मतलब कितना सर, एक मोल मतलब बेटा 22.4 लीटर का आयतन, नहीं सॉरी बेटा भार है ना, भार है ना, तो कितना है भार, कितना होगा बताइए। देखिए फिर से समझिए, 10 लीटर का भार इतना है, तो क्यों ना मैं 22.4 लीटर का निकाल लूं। क्यों सर, 22.4 लीटर का मतलब क्या होगा, एक मोल, एक मोल का भार ही तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो अणुभार के लिए बेटा तुझे 22.4 लीटर का द्रव्यमान निकालना है बस। तो देख कैसे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, मतलब 22.4 गुणित, देखो जबकि जमा के फटाफट आप ये कर सकते हो, बटे 10, अब गुणा करके भाग देना है बेटा, भाग दे देंगे ना, भागना नहीं है भाग देना है, पहले तो गुणा करना है ना। तो ये हो जाएगा 116 है ना, 116 का 4 बार करेंगे बेटा तो 264 आएगा, ठीक है, बचेगा 26, फिर 2 बार करेंगे तो आएगा कितना 232। देखो बेटा फिर से एक बार, 116 का 4 बार करे, सॉरी 464 आएगा, है ना, 464, बचेगा 46, 116 का 2 बार करेंगे तो 232, तो ये हो जाएगा बेटा 8 और बचेगा यहां पर 27, फिर से 2 बार करेंगे तो 232 फिर से आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 9 और 3 2 5 और 2 गुणा कर दिया, 10 से भाग देना है, 2 अंकों के पहले दशमलव आता, अब एक अंक ये आ गया बेटा 26.984,
या मेरे बच्चे इसे लगभग 25.9 है तो 26 ग्राम लिख सकते हैं। और क्योंकि बेटा 22.4 का भार है मतलब 1 मोल का भार है, और 1 मोल का भार है मतलब ग्राम प्रति मोल लिख सकता हूं मैं, यानी कि यही हुआ बच्चों इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। आई होप पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। कितना है बच्चों? 26 ग्राम प्रति मोल। और अब आप याद रखें, इनको निकालने के लिए भी अब आगे हम इसी का उपयोग करेंगे। अणुभार बराबर क्या रखेंगे? 26, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए अब अपन अपने सवाल में आगे बढ़ते हैं। CO2 और H2O दिया है ना। एक काम करते हैं, सवाल को थोड़ा छोटा करके अपन साइड में रख लेते हैं, जिसमें जो भी हमें लगेगा हम पढ़ते चलेंगे, और यहां इस साइड हम सवाल को हल कर रहे हैं। यहां पर बेटा CO2 कितनी दी है आपको? 3.38 ग्राम। अब याद करो, क्या कोई सूत्र हमने पढ़े बेटा कार्बन के मोल के लिए? बिल्कुल पढ़े हैं बच्चों। तो कार्बन के मोल बराबर हमने पढ़ा है क्या? CO2 के मोल। और बेटा CO2 के मोल कैसे निकालोगे? दिया हुआ भार बटे अणुभार। दिया हुआ भार 3.38 बटे अणुभार 44। फिर से बेटा कैंसिल करना पड़ेगा, 2 से कर लो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 दशमलव, 2 छिंग 12, 2 नाम 18। ठीक है, अब 22 से करेंगे अपन, किसी और से तो नहीं होगा बेटा, 22 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 22 से देखो 0 तो पहले ही आ गया, ठीक है, हो जाएगा कितना? 16। तो फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाना पड़ेगा हमें। अब हो गया ये 169। 169 में 22 का अगर भाग देंगे बेटा तो लगभग 8 बार तो नहीं हो पाएगा, 7 बार जाएगा, है ना। तो 0.07 मोल। अब देखो बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, चाहे तो आप एक बार एग्जैक्ट करके देखें, शायद इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें हाइड्रोजन के मोल। अब ये तो आ गए बेटा कार्बन के मोल। अपने को H2O भी दिया है क्या? सवाल में H2O दे रखा है क्या? कितना है? 0.69। 0.69 ग्राम। इससे मुझे सर निकालना पड़ेगा किसके मोल? हाइड्रोजन के मोल। अब हाइड्रोजन के मोल निकालने की कोई टेक्निक, कोई सूत्र वगैरह हमने पढ़े हैं क्या बेटा? बिल्कुल पढ़े। हाइड्रोजन के मोल बराबर हमने पढ़ा 2 गुणित H2O के मोल। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 गुणित H2O के मोल कितने आएंगे? देखो कैसे निकालेंगे। दिया हुआ भार कितना है? 0.69 बटे H2O का अणुभार 18। तो अब इसको हल कर लो बेटा, 2 गुणित 18 से भाग देना है 0. ये हो गया 6, है ना। तो बेटा फिर से भाग नहीं जाएगा, 0। 18 एकम 18, दूनी 36, 18 तिया 54, है ना। 18 तिया 54, 18 चौके 72 हो जाता है, तो ये आगे बढ़ जाता है ना। बच कितना गया बच्चों? 18 तिया 54 जब मैंने किया तो 15 बच गया, 150 हो गया। तो 18 का अगर 8 बार करते हैं, 18 अट्ठे कितना होगा बेटा? 144, है ना। 8 बार तो 0.38। ठीक है, तो इसको बेटा लगभग में मैं लिख सकता हूं 0.04। समझ गया ना, 0.038 था, 0.04 मोल मैंने लिख दिया। इससे ये आ गया कितना? 0.08 मोल। ठीक है, चाहे तो आप और एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं, लगभग तो बेटा इतना ही आएगा, है ना। अब मुझे चाहिए सर मूलानुपाती सूत्र। तो बेटा मूलानुपाती सूत्र तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूलानुपाती सूत्र में क्या लगता है हमको? मूलानुपाती सूत्र के लिए इनका अनुपात। अब देखो इसमें साफ साफ पहले ही लिखा केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है ना, तो ऑक्सीजन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा मैं यौगिक का मूलानुपाती सूत्र अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कार्बन देखो कितने मोल है, इसके लिए आप इनका अनुपात निकालो। कितना है बेटा? 0.07 अनुपात 0.08। मतलब कि बेटा 100 से गुणा करते हैं तो 7:8, यानी कि C7H8। ये बन गया इसका मूलानुपाती सूत्र। तो सवाल नंबर 2 पूछा था बेटा हमको मूलानुपाती सूत्र, तो देखिए मैंने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। अब बचा बेटा क्या? अणु सूत्र। तो चलिए देखते हैं अणु सूत्र कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था बेटा अणु सूत्र बराबर
क्या पढ़ा था हमने? अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। मूलानुपाती सूत्र आया C7H8। एन कितना आएगा बेटा? एन हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकाले एन, याद करो बच्चों सूत्र, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार तो आ गया है हमारे पास 26, पहले ही निकाल के रख लिए थे अपन ने, बटे मूलानुपाती सूत्र भार 12 सत्ते 84 है ना बेटा, 84 और 8 कितना हो जाएगा? 92। तो ये तो यार आएगा कितना, 0 में आ रहा है ना, आने दो, खैर क्या ही कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया। अभी देखो कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 छिंग 12, 13 है ना। और अब तो कैंसिल नहीं होगा, 0.13/46 है ना, 0 कितना आएगा बेटा? 4 चौके 16, 4 तिया 12, लगभग 3 बार आना चाहिए। 120, 118 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार है ना। तो 0.2 और साथ में बेटा अगर हम देखें, एक बार फिर से देखें, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार तो अपना आ गया था 26 और मूलानुपाती सूत्र बेटा कितना आया है? 7 और 8 आया है इधर है ना। तो यानी कि मूलानुपाती सूत्र भार सही तो करें बेटा अपन ने। अब कैंसिल बस करना है, तो 0.2 एक बार फिर से करते हैं, 46 से 130 है ना। तो 2 बार करेंगे बेटा, तो 80 और 6 मतलब 92। 92 को 130 में से आप घटाओगे तो 30 38 हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा बेटा? 38, 380 हो जाएगा। तो 46 से 380 लाना है, लगभग 9 बार कर सकता हूं क्या मैं? 9 चौके 36, 360, 9 बार नहीं बेटा 8 बार हो जाएगा है ना। तो 0.28 को लगभग मैं 0.3 मान लेता हूं। देखो बेटा इसके सवाल अगर आपको करने लगभग में ही अपन चलते हैं है ना। तो यहां पर 0.3 से गुणा करूं अगर मैं, तो C 7 या 21 मतलब बेटा 2.1, 8 या 24, 2.4। अब एक काम कर लो आप, इसमें दोनों में 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा C 21 H 24। ये आ जाएगा बेटा इसका क्या? अणु सूत्र। इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बेटा चेक कर लें, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको सुधार लें। बाकी काम तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया हूं है ना, कैलकुलेशन तो आप देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर एक और अच्छा सवाल करते हैं इसी पर बेस्ड। और ये बेटा सवाल बोल रहा है कि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है बेटा, कितना है? 0.2127 ग्राम। इसमें बोल रहा है दहन करने पर CO2 प्राप्त होती है। कितनी CO2 मिलती है बेटा हमें? 0.4862 ग्राम। और साथ में H2O मिलता है, कितना मिलता है बेटा? 0.1989 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। अब हम क्या करें, इसको देखें हम कि हमें बोल क्या रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्राएं बताइए। इस बार मूलानुपाती सूत्र नहीं है, लेकिन तरीका तो वही होगा बेटा। देखो आप क्या करोगे, कार्बन के मोल बराबर क्या याद करें हमने? कार्बन के मोल के लिए हमने याद करे CO2 के मोल। तो बच्चों CO2 के मोल कितने आएंगे? दिया हुआ भार 0.4862 बटे अणुभार मतलब 44। ठीक है, अब इसका भाग देना है बेटा है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते। 2 से कैंसिल करे, 4 से कर सकते थे क्या? देखते हैं हम, 2 से ही कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 है ना। ये हो गया 22 से। अब बेटा 22 से ही डायरेक्ट भाग दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट 22 से करने की कोशिश कर रहा हूं ना, शायद जल्दी हो जाएगा। 22 एकम 22, बच गए कितने? 2 हो गए 23। तो फिर आया बेटा 22 एकम 22। ठीक है, 22 से दे रहा है, 22 एकम 22, पहले तो एक अंक में नहीं जाएगा है ना, 24 डायरेक्ट थोड़ी देंगे अपन। ये होगा 0.2 में नहीं जा रहा 0। अब 22 एकम 22, बच गए कितने बेटा? 2। तो फिर से 22 एकम 22, बच गए 1। तो लगभग बेटा अपना इतने मोल आ गया है ना। अब आप चाहे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं लगभग में आपको करके, देखो बेटा मैं जो बता रहा हूं सवाल सीखने का तरीका, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेते हैं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन का ज्यादा लोड लेने का नहीं है।
तो ये आ गए कार्बन के मोल। क्या अब हम इससे हाइड्रोजन के मोल भी बता पाएंगे? हाइड्रोजन के मोल भी बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे। क्या होता है सूत्र, 2 गुणित H2O के मोल। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लंबा चौड़ा सा है बेटा, करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, 2 गुणित H2O के मोल, दिया हुआ भार 0.1989 बटे अणुभार 18, तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणित, एक काम करें पहले 2 से ये हो जाएगा 9, अब थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए सवाल। 2 से बेटा ये 9 बार तो कट गया, और ये हो गया कितना, 0.09 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 2 2 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम अपन कर सकते हैं। तो ये आ गया लगभग 0.011 0.022। अब ऑक्सीजन चेक करें, क्या कर लेंगे बेटा। आप पहले बताइए, कार्बन का भार निकाल सकते हो क्या आप? मैं निकाल के देख रहा हूं बेटा। मोल से भार मतलब मोल गुणित अणुभार या परमाणु भार, ठीक है। तो मोल कितना दे रखा है बच्चों हमें, मोल इसमें दे रखा है, आया हमारे पास 0.011 गुणित अणुभार कार्बन का 12, 12 एकम 12 बच गया 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये आ गया बेटा इतने ग्राम। ऐसे ही आप निकाल लो किसका भार, H का भार। तो बेटा हमने H का भार निकाला, फिर से मोल गुणित अणुभार, मोल कितना आया 0.022 और अणुभार बेटा H का तो 1 होता है, तो ये जाएगा 0.022 ग्राम। ठीक है, अब C और H को जोड़ो, ठीक है, C धन H का भार दोनों का मिलाकर के कितना हो रहा है, दोनों का मिला के बेटा जोड़ लो, 4 5 1 इतने ग्राम। लेकिन जो यौगिक दिया था वो कितना था मेरे पास, वो यौगिक था बेटा 0.2127 है ना, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा किसका भार, ऑक्सीजन का भार। कैसे बेटा, यौगिक का कुल भार कितना है 0.2127 ग्राम। ठीक है, इसमें से कितना सी और एच का मिला के जो आया घटा दो, 0.154 0.154 है ना ग्राम। तो यह जाएगा बेटा 7, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 0.0587 ग्राम इतना आ गया बेटा ऑक्सीजन। तो देखिए अब हमने ऑक्सीजन की मात्रा भी निकाल ली, कार्बन की। अब अगर मुझे मूलानुपाती सूत्र चाहिए होता तो मैं मोल निकाल के बेटा अनुपात निकालता, लेकिन मुझे तो प्रतिशत बताना है। अब बता पाएंगे प्रतिशत, देखो कार्बन का प्रतिशत कैसे निकालोगे, कार्बन का भार कितना है यौगिक में, कार्बन का भार बेटा अब भी निकाला मैंने, कार्बन का भार आया था 0.132 ग्राम बटे कुल भार, कुल भार बेटा यौगिक का कितना था अपने पास 0.2127। अब इसको आप 100 से गुणा कर ले तो प्रतिशत मात्रा आपको मिल जाएगी। अब बेटा ये गणित का काम है, गुणा और भाग ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतिशत भी निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का भार कितना आया है 0.022 ग्राम बटे कुल भार 0.2127 गुणित 100 करेंगे बेटा, जो भी गुणा करने में भाग देने में आएगा वो आप निकालेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लो आप, ऑक्सीजन का प्रतिशत आएगा देखिए 0.0587 ऑक्सीजन का भार बटे कुल यौगिक का भार। ये बेटा हमने पहले ही प्रतिशत संगठन में सीख रखा है ना कि कैसे हम प्रतिशत संगठन निकालते हैं, जिसका प्रतिशत संगठन निकाल रहे हैं उसका भार बटे कुल भार गुणित 100, ये सूत्र हमने पहले भी सीखा है। तो इस तरीके से देखिए अगर आपको अलग अलग वैरायटी के सवाल अब मूलानुपाती सूत्र या प्रतिशत संगठन से हाइड्रोकार्बन के दहन या बेटा कार्बनिक यौगिक के दहन से आते तो अब बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और चैप्टर को बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लेकर के चलेंगे जिसका नाम होगा रस समीकरण मितीय, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।